महाभारत में दुर्योधन को मुख्य खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन महाकाव्य की प्रस्तुति जटिल है। वह पारिवारिक परिस्थितियों, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, नैतिक कमियों और कथात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। एक संतुलित दृष्टिकोण उसकी संलिप्तता और उन कारकों दोनों को स्वीकार करता है जिन्होंने उसे वह बनाया जो वह था। वे प्रमुख तथ्य और कार्य जो उनकी नकारात्मक छवि को सही ठहराते हैं। पांडवों से उनके राज्य और धन को छीनने के बार बार प्रयास किए गए, जिनमें कुख्यात जुए के खेल की साजिश और उसके बाद उनके उचित हिस्से को लौटाने से इनकार करना शामिल है। जुए के खेल के बाद द्रौपदी का अपमान, उसे वस्त्र उतारने का आदेश देना और अपमान को रोकने या दंडित करने में विफल रहना, भले ही उसने स्वयं शारीरिक रूप से कपड़ा न खींचा हो, उसकी उपस्थिति और निष्क्रियता ने उसे जिम्मेदार बना दिया। अनुचित तरीकों के लिए निरंतर समर्थन, धोखाधड़ी, बेईमान व्यक्तियों के साथ गठबंधन, शकुनी और सत्ता हासिल करने के लिए हिंसा का उपयोग करने की तत्परता। कुरुक्षेत्र युद्ध को शुरू करने और लंबा खींचने में उनकी भूमिका, शांति के उचित प्रस्तावों को ठुकराने से प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई। कुछ ऐसी बाधाएं, उद्देश्य और सहायक कारक हैं जो किसी को विशुद्ध रूप से बुरा कहना जटिल बना देते हैं। पालन पोषण और पारिवारिक राजनीति, महल की संस्कृति में पले बढ़े, जहां प्रतिद्वंद्विता पर जोर दिया जाता था, शकुनी के छल और धृतराष्ट्र के पक्षपात ने दुर्योधन के नैतिक विकास को विकृत कर दिया। अधिकार का बोध, धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते वे सिंहासन के हकदार समझते थे। उनकी दृष्टि में पांडवों का दावा, यद्यपि अधिक शक्तिशाली होने के बावजूद, उनके सिंहासन के लिए खतरा था। अधिकार का यही बोध उनके अनेक कार्यों में निहित है। निष्ठा और सद्गुण, व्यक्तिगत वीरता, सहयोगियों के प्रति उदारता, अटूट निष्ठा, विशेषकर कर्ण के प्रति, और युद्ध में शौर्य जैसे कुछ क्षत्रिय आदर्शों के प्रति निष्ठा के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। इन गुणों ने उन्हें एक करिश्माई नेता बनाया और एकतरफा निंदा को जटिल बना दिया। राजनीतिक यथार्थवाद, उनके कुछ विकल्पों को एक शत्रुतापूर्ण शासन व्यवस्था में एक नाजुक राजशाही को सुरक्षित करने के निर्मम व्यावहारिक प्रयासों के रूप में पढ़ा जा सकता है। उन्होंने आदर्श धर्म की तुलना में सत्ता के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी। महाकाव्य में कथा और नैतिक ढांचा। महाभारत दुर्योधन को पांडवों के दृष्टिकोण से और उन पात्रों, व्यास, कृष्ण, भीष्म, द्रोण के माध्यम से प्रस्तुत करता है जो उसकी आलोचना करते हैं। महाकाव्य अक्सर खलनायकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देते हैं। विभिन्न उपपरंपराओं और बाद में पुनर्कथनों, क्षेत्रीय, लोक, जैन, बौद्ध में कभी कभी दुर्योधन को अधिक सहानुभूति के साथ चित्रित किया जाता है या प्रासंगिक उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है। यह दर्शाता है कि नैतिक जोर के साथ व्याख्या कैसे बदलती है। महाकाव्य में ही ऐसी आवाजें हैं जो उनकी निंदा भी करती हैं और उन्हें समझती भी हैं। भीष्म और द्रोण उनके योद्धा गुणों का सम्मान करते हैं, भले ही वे उनके विकल्पों का विरोध करते हों। नैतिक मूल्यांकन और सबक। दुर्योधन अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और नैतिक अंधता के खतरों का प्रतीक है। जब सत्ता के प्रति आसक्ति न्याय पर हावी हो जाती है, तो व्यक्तिगत सद्गुण भी हानि के साधन बन जाते हैं। महाभारत पाठकों को कारण कार्य संबंध का अध्ययन करने के लिए आमंत्रित करता है। खलनायक शायद ही कभी पूरी तरह से बुरे पैदा होते हैं। सामाजिक परिस्थितियां, पालन पोषण, अहंकार और सलाहकार परिणामों को आकार देते हैं। उनका चरित्र एक असाध्य राक्षस के बजाय एक चेतावनीपूर्ण आदर्श के रूप में कार्य करता है। धर्म, नेतृत्व और गलतियों को सही ठहराने की मानवीय प्रवृत्ति के बारे में जो कुछ वह प्रकट करता है, उसके लिए अध्ययन के योग्य है। संक्षेप में कहें तो दुर्योधन गंभीर नैतिक और राजनीतिक कुकर्मों के लिए उत्तरदायी था, जो महाकाव्य की नैतिक संरचना में उसे न्यायसंगत रूप से खलनायक बनाते हैं। फिर भी वह केवल बुराई का प्रतीक नहीं था। उसके गुण, उद्देश्य और उसके आसपास की सामाजिक शक्तियां उसकी छवि को जटिल बनाती हैं और उसे एक हास्यास्पद खलनायक के बजाय एक दुखद, शिक्षाप्रद पात्र के रूप में प्रस्तुत करती हैं।